Good evening to everyone. Do this question better. The circuit diagram shown here corresponds to the logic gate, AND gate, NOR gate, AND gate, OR gate. स्विचेस दे रखा है बेटा यहाँ पर, ये 0 ये 1, यानी क्लोज करे तो 0, ओपन करे तो 1 बोले सर. These are two inputs A and B connected to a resistor, 6 volt है और LED है. जैसा हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं ना बेटा, इसी लिख के करो एक बार. स्टेप 1 देखो बेटा, ये ओपन है, बी भी ओपन है, मतलब ये इज 0, बी इज 0, यानी कोई कनेक्शन ही नहीं है. क्या ये कनेक्शन ऐसा कुछ बनेगा आपको? देखो ये अर्थिंग का एक्सिटीज रहेगा, ए वायर, यहां पर हो गया एक रेसिस्टेंस और यहां पर हो गया आपका बल्ब कनेक्शन, isn't it? और यहां पर हो गया अपना रेसिस्टेंस ये वाला, ये 6 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस R. ऐसा कुछ बनेगा ना बेटा? ये हो गया क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, अर्थ मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जीरो पोटेंशियल. फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम योर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो क्या बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? ये ओपन है, बी भी ओपन है, मतलब 0 0, ए 0 बी 0. तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही बेटा यहाँ पर? 1, क्योंकि ग्लो करेगा ना बेटा. ये करंट जा रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जा रहा है. सो एलईडी विल बल्ब, so I can say that LED will glow. आ गया स्टेप नंबर 1. चलो अब स्टेप नंबर 2 करते हैं. देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस करने का तरीका है. स्टेप नंबर 2, अगर मैंने ए को ओपन रखा और बी को क्लोज किया, यानी बी हो गया 1, है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्या होगा? वाई की वैल्यू क्या होगी बताइए? वाई की वैल्यू क्या होगी? ये ओपन ही है, बी क्लोज है, यानी ये बी क्लोज हो गया और यहां पर एक रेसिस्टर था एज इट इज, और यहां पर एक एलईडी था और यहां पर एक रेसिस्टेंस. इसका पोटेंशियल है +6 वोल्ट और यहां पर हो गया अर्थ. ऐसा क्या ग्लो करेगा बेटा? ये हो गया रेसिस्टेंस R. A0 B0, सॉरी A0 B1, isn't it? ये ने ओपन है और बी क्लोज है. बल्ब ग्लो करेगा? सर ग्लो करेगा. कैसा ग्लो करेगा बताओ? एक रेसिस्टर को जब आपने ऐसा डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट किया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना बेटा. सो देयर इज नो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब. जीरो. जीरो.
A 0, B 0, so no current is being flowing through this wire, and I can say that no current will flow through LED. आई बात समझ में? क्योंकि हायर पोटेंशियल है ना बेटा, देखो ये पॉइंट डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है बेसिकली, तो एलईडी विल नॉट ग्लो, यानी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। am I clear? यस सर। करने का तरीका, जब बल्ब वगैरह दे रहा है तो स्टेप नंबर 3 देखो, अब इसका उल्टा करना है। अब ए को क्लोज किया और बी को ओपन किया, यानी बी इज ओपन। ऐसे अगेन ऐसे वाले में भी सेम सिचुएशन आएगा ना बेटा, सेम आएगा, ये भी सेम हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू फिर यहाँ पर बनेगी 0। am I clear with this one? Step number 3 is also same as step number 2. यस सर। स्टेप नंबर 3, यानी ए को मैंने क्लोज किया, बी को ओपन किया, तो ये भी डायरेक्ट शॉर्ट वायर हो जाएगा ना बेटा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो देयर इज नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन, नो करंट will flow through LED, मतलब y की वैल्यू फिर से 0। क्लियर? स्टेप नंबर 4 देखो बेटा, अगर दोनों को भी मैंने क्लोज कर दिया, यानी a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो डायग्राम क्या कुछ ऐसा कुछ बनेगा आपको बेसिकली। देखो ये वाला रेसिस्टेंस यहाँ पर, दिस इज 6 वोल्ट, और ये भी क्लोज है, नीचे वाला भी क्लोज है, और इसके नीचे अपने पास यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एलईडी लगा हुआ। दिस इज योर आउटपुट वाई, दिस इज द रेसिस्टेंस आर, ए इज 1, बी इज 1, तो अगेन शॉर्ट सर्किट ये, तो वाई की वैल्यू हो गई 0। तो पहले कितना आ रहा बेटा मेरे को? 1 0 0 0। 1 0 0 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा गेट होगा? ए बी एंड isn't it? ये 0 था, बी 0 था, वाई 1 आया, देन 0 1, फिर 0 आया, 0 1 0 आ गया, 1 1, इट विल बी इक्वल टू 0। नॉर गेट सर। हाँ, नॉर गेट। नॉर गेट आएगा ना बेटा, सेकंड ऑप्शन। नैंड गेट के लिए क्या था? देखो तभी करवाया मैंने, नैंड गेट के लिए क्या था? 1 1 1 0 था, नॉर गेट के लिए क्या है बेटा? 1 0 0 0 था। आई बात समझ में? सर कैन यू एक्सप्लेन द स्टेप 1? स्टेप 1 देखो, हाँ, स्टेप 1 मतलब ए 0 बी 0, ए 0 बी 0 मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है सर्किट में से। फ्लो ऑफ करंट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, सीधा यहाँ जा रहा है, फिर सीधा यहाँ जा रहा है, फिर सीधा यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जा रहा है। सो व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हायर टू पोटेंशियल, द बल्ब विल ग्लो ना। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। सर वो कनेक्टेड नहीं है ना, तो बल्ब ग्लो कैसा होता? क्या बोले सर वो कनेक्टेड नहीं है ना, कहां पर? ए और बी, स्टेप 2 में ए और बी ओपन है ना सर, तो ग्लो कैसा होता करंट? देखो, अगर ए और बी ओपन है तो अभी सर्किट डायग्राम कौन सा बना? सर्किट डायग्राम मतलब यही सर्किट बना ना, यही सर्किट बना, सिर्फ इतनी ही सर्किट है। करंट डायरेक्टली 6 ओम्स में से 0 ओम्स को जा रहा है सर, यस। जाएगा कि नहीं जाएगा? इससे अभी मतलब ही नहीं है, ये रो या ना रो कोई मतलब ही नहीं। देखो उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ना, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ पॉजिटिव और यहाँ पर हो गया 0 नेगेटिव पोटेंशियल, यानी लोअर पोटेंशियल। तो करंट इसमें से जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, हायर से लोअर आ रहा है बेसिकली फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि अब बीच में बल्ब रहा है तो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? यस। कोई बात समझ में? सर स्टेप 2? स्टेप 4 मैंने ए को क्लोज किया, ए को क्लोज किया, बी को ओपन किया। देखो यहाँ पर किया मैंने, ए को जब क्लोज किया तो क्या वायर ऐसा आ गया मेरे को सीधा एक, isn't it? बी का तो क्लोज ही है, ये तो ओपन ही है, तो इसको निकाल दो सीधा सीधा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद बचा कितना नीचे? आर,
अब कभी भी एक रेसिस्टर को डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट विल बिकम फॉर मी व्हाट बेटा, शॉर्ट सर्क्यूट। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो फ्लो ऑफ करंट होगा क्या घर में? नहीं होगा ना। हायर एंड लोअर पोटेंशियल मतलब बेटा ये वाला सर्किट का डायग्राम बेटा, जैसा आप लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा ही होगा। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मतलब बैटरी का कॉम्बिनेशन, यस सर। जैसा ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 10 वोल्ट बैटरी बोलते हैं। तो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। 6 वोल्ट का बैटरी मतलब ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर बीच में यहाँ पर एक रेसिस्टर है, फिर यहाँ पर एक बल्ब है, फिर यहाँ पर एक टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा कि नहीं करेगा करंट? सर ये इज इक्वल 0 मींस इट इज क्लोज। नो, ये इज इक्वल 0 मींस इट इज ओपन। ये इज ओपन, बी इज क्लोज। सर क्लोज रहा तो करंट पास होता है। हाँ क्लोज रहा तो करंट पास होगा, क्योंकि इसमें से करंट जाएगा। जैसे इसमें करंट गया तो इसमें मुझे पता चला कि ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। जब सेम पोटेंशियल पे होगा तो करंट फ्लो होगा क्या? जैसा मान के चलो एक बकेट है, यहाँ पर भी एक बकेट है, बकेट में दोनों में भी 1-1 लीटर वाटर भरा हुआ है, इसमें भी पूरा 1 लीटर वाटर भरा हुआ है। दोनों को बीच में मैंने होल लगा के पाइप लगा दिया, तो क्या करंट फ्लो, क्या वाटर फ्लो होगा क्या? एक बकेट में से और एक बकेट में जाएगा कि वैसे ही रह जाएगा? नो। तो यहाँ पर भी उतना ही ना, ये भी जितना पोटेंशियल पे है ये भी उतना ही पोटेंशियल पे, तो करंट फ्लो ही होगा ही नहीं इसमें बेसिकली। यस। तो ये 0 मतलब ओपन, बी इज इक्वल टू 1 मतलब क्लोज्ड। ठीक है, हाँ सर। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा बल्ब्स के कनेक्शंस में, सिर्फ अपने को थोड़ा लॉजिक लगा के प्रैक्टिस करो, इसको आराम से निकल जाएगा। हम लोग और पेपर्स में भी करते रहेंगे, डोंट बॉदर, लेकिन फिलहाल तो एक बार कॉन्सेप्ट खत्म कर लेके रख लो बस। सर स्टेप 4 में दो भी क्लोज है ना सर, तो करंट पास हुआ तो बल्ब फ्लो नहीं होता होता ना, करंट कहां से पास होता है? दोनों भी क्लोज मतलब ऐसा हो गई। अब इन दोनों के बीच में मैंने एक रेसिस्टर लगा दिया, फिर ये शॉर्ट सर्किट ही हो गया ना। है। ओके। यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, तो अब करंट जाएगा तो जाएगा कहां पर? दोनों के पास 10 है, तो करंट कभी भी हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाना है। यहाँ पर भी हाइयर है, यहाँ पर भी हाइयर है, करंट जा ही नहीं सकता पहली बात तो। ओके सर, गॉट। तो ग्लो ही नहीं होगा। ठीक है, यस, थैंक यू। क्लियर बेटा? डायोड्स के कॉम्बिनेशन में, ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन में भी लॉजिक गेट्स करना पड़ेगा बेटा अपने को, दैट वी कैन डू इट इन द फर्दर सेशंस। ठीक है, इसके थोड़े क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू की बुक में से लेके कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट बेसिकली। डन बेटा? Yes, sir. So can you explain the step 3 and step 4? 3 and 4 में क्या है बेटा? 3 is similar to सेकंड का ही है ना बेटा, ये उल्टा ही है ना। स्टेप नंबर 3 में ये इज 1, ये इज 1 मतलब क्या? क्लोज, बी ओपन है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, इजंट इट? शॉर्ट सर्किट ही होगा ना बेटा, ये 6 वोल्ट है,
और यहाँ पर अपने पास एलईडी है और यहाँ पर बीच में एक रेसिस्टर है, तो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो रहा ना, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हो रहा, मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर भी 0। और यहाँ पर भी देखो ए और बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हो रहा, isn't it? So step number 4, स्टेप नंबर 4 भी उतना ही ना बेटा, जब देखो जब स्टेप 2 एंड 3 समझ में आ गया, देखो स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर अगर आप इसको क्लोज कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, तो मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया ना बेटा, पूरा एक ही वायर हो गया, ये पूरा एक ही वायर हो गया। तो जब एक पूरा कनेक्टिंग वायर एक डायरेक्ट रेजिस्टर से कनेक्ट होगा तो दैट विल एक्ट एज ऑफ योर शॉर्ट सर्किट। डन, क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, मैं होता वैसा वाला अगर क्वेश्चन आया तो फिर परेशानी होती। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट Boolean operation is represented by the circuit. Is represented by the circuit diagram. Chal, give me the answers for this one. First option is AND gate. Second option is OR gate. Third option is your NAND gate. And fourth option is your NOR gate. Circuit is like this. There is a switch here. And down also there is a switch. ऐसा कुछ, ठीक है? And here there is a resistance. And down there is an LED bulb here right now. And again there is one resistance here right now. And this is your plus 6 volt. This is your LED, यानी इसका आउटपुट आएगा Y, और यहाँ पर हो गया एक रेसिस्टेंस R, इसका भी हो गया रेसिस्टेंस R, और यहाँ पर ये कनेक्ट किया हुआ अर्थ के लिए, यानी जीरो पोटेंशियल। दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी। ओपन है मतलब जीरो बेटा, जब क्लोज कर दोगे तो 1। क्लियर है? चलो करके बताओ जल्दी से। द करेक्ट Boolean एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम। इस कौन सा गेट रिप्रेजेंट करेगा? जैसे से पहले कल अभी जो ऐसा करे ना वैसे ही करो। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और वाई की वैल्यू। वाई मतलब क्या है यहाँ पर? एलईडी जो बल्ब लगा हुआ। पहले दोनों ओपन है, ओपन है मतलब ए जीरो बी जीरो। क्या करंट फ्लो होगा बेटा? बोलना कोई। Yes, sir. Yes, sir. करंट और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा एलईडी का? 1. 1. 1 आ गया। 1 0 0, sir. 1 0 0. मतलब ये क्लोज है, ये क्लोज है, तो करंट यहां से जा रहा है बेसिकली, तो करंट यहां से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर ओपन है, नहीं जाएगा, लेकिन करंट सीधा से चले जा सकता है ना, है कि नहीं? हमें क्लियर? 1 0 कितना होगा? फ्लो 0, करेगा। sir. 0 होता सर। जीरो कैसा होता है बेटा? देखो यहां से करंट स्टार्ट हुआ, यहां से करंट स्टार्ट हुआ, यहां से देखो, इससे बोलो, यहां से करंट स्टार्ट होगा तो क्या सीधा करंट ऐसे जा सकता है? नहीं जा सकता। Yes, sir. 1. हाँ, अगर ये क्लोज हो गया तो मान के चलो आपने ए को क्लोज कर दिया, मतलब ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब अभी जो करंट है ना, तो उसका एक और एक जरिया बन गया, तो यहाँ जाने का। चलो यहाँ पर क्लोज हो गया तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर आ रहा, यहाँ पर तो उल्टा है, क्लोज है तो यहाँ पर तो भी जाएगा ही नहीं, तो यानी ये क्लोज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये येलो वाला तो जा रहा है ना करंट, तो करंट ब्लो करेगा कि नहीं ग्रो करेगा? करंट ब्लो करेगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 1 0 मतलब 1। अब 0 1 में क्या वही कहानी होगी? Yes, sir. 1. 0 1 मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, आपने इसको क्लोज किया,
तो अब करंट क्या करेगा बेचारा, यहाँ से आने की कोशिश करेगा तो ये तो ग्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से जाने की कोशिश, यहाँ तो खुला है, यहाँ तो नहीं जाएगा, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीधा जा रहा है तो ये करंट ग्लो कर जाएगा, करेगा कि नहीं? सर सीधा Yes. गया तो करंट फ्लो करता और सर्किट में से ए और बी हाँ, से तो पास सर्किट में फ्लो करेगा ना बेटा, ये अभी ओपन है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, अब ये क्लोज है, मतलब ये ऐसा हो गया ना बेटा, ये रेसिस्टर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपने बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टर है और यहाँ पर एक जीरो पोटेंशियल है, और उसके बाद यहाँ पर एक कुछ कनेक्शन दे दिया, यहाँ से 6 वोल्ट जा रहा है, तो 6 वोल्ट करंट सीधा ऐसा जा रहा है ना बेटा, हायर से लोअर जा रहा है, तो करंट तो ग्लो करेगा ना, ये एलईडी तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, यहाँ पर जाने का रास्ता कुछ भी नहीं है यहाँ पर अभी। सर वो लूप में से गया तो नहीं फ्लो करता है सर, क्या बोले? वो लूप में से गया तो फ्लो नहीं कर लूप में से नहीं, वैसा समझना नहीं है बेटा आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो करंट भी जा रहा है, मतलब देखो एक रेसिस्टर में से ये जब बल्ब होता है, यहाँ पर एक बल्ब है, अगर ये बल्ब लगा हुआ है तो इसको अगर मैंने यहाँ पर एक बैटरी दे दी और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ पर एक मैंने स्विच लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक एलईडी लगा दिया, अब क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो सर। ये No. क्लोज करोगे तो एलईडी बल्ब, ये बल्ब ग्लो करेगा ना। सर यहाँ फ्लो नहीं करता ना, कहाँ फ्लो नहीं करता? अभी जो आप सर्किट डायग्राम डाले कौन सा वाला देखो, फर्स्ट स्टेप वाला सेकंड स्टेप वाला? देखो 0 1 मतलब क्या है, 0 1 मतलब क्या है? One is open and one is closed. हाँ, फिर कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन है? ये ओपन है और बी क्लोज है, यानी ये क्लोज है। अब सर्किट ऐसा हुआ ना, तो करंट यहाँ से आ रहा है ना, करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तो रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर से वापस नहीं जाएगा, करंट विल नेवर फॉलो द नेगेटिव पाथ, सो करंट विल ऑलवेज ट्राई टू टेक द शॉर्टेस्ट पाथ, तो करंट इसमें जाएगा, फिर बल्ब में जाएगा, फिर बल्ब से होते ऐसा जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर तो एक नेगेटिव पोटेंशियल लग गया, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ गया, तो बल्ब ग्लो कर गया, फिर करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ तो फिर ओपन है, तो ओपन सर्किट में देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, Yes, sir. फ्लो नहीं होता, डायरेक्टली में बल्ब है ना, तो ये ग्लो कर जाएगा। 0 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1 1 आ गया। Yes, sir. अब बताओ, हाँ 0 1 मतलब 1, अब 1 और 1 मतलब क्या, दोनों भी 0 सर। दोनों भी क्लोज हो गए, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली अच्छा वायर कनेक्टेड हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया ना बेटा, Yes, sir. शॉर्ट सर्किट हो गया तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, यानी ये जीरो। NAND gate. आ गई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लियर है? 1 0 कितना आ जाएगा? 1 1 और 1 ये ग्लो नहीं करेगा, 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको बंद कर दिया, isn't it? अगर आपने इसको बंद कर दिया, दोनों को भी बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो कौन सा गेट बना? NAND। NAND gate. 1 1 1 0 मतलब NAND गेट। Am I clear with everyone? Yes, sir. तो बल्ब वाले प्रॉब्लम्स कर लोगे ना आप, एलईडी व्हेन इट इज बीन कनेक्टेड टू द लॉजिक गेट्स। सर शॉर्ट सर्किट बोले तो अब मेरे लेके जाके पाकिस्तान में काट दो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा साल क्या करे तुम लोग यहाँ पे? हाँ, कौन फुरकान पूछते सो? हाँ फुरकान, ये देखो ये रेसिस्टर है, ठीक है ना, अगर यहां से यहां तक डायरेक्टली से मैं वायर कनेक्ट कर दूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी वही हाल हो रहा था, यहाँ पर भी वही हाल हो रहा था, इसके अंदर जी देखो सर। नीचे में जब ए और बी, हाँ सर समझ में आ गया। आई बात समझ में? हाँ अब आ यहाँ गया पर सर। देखो जब ये क्लोज था और ये क्लोज था, मतलब क्या हो गया, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो रेसिस्टर भरा हुआ था, उन दोनों के बीच में डायरेक्टली वायर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक बल्ब था, यहाँ पर एक रेसिस्टर था, और यहाँ पर हायर वोल्ट था 6 वोल्ट, और यहाँ पर 0 वोल्ट, तो अब इन दोनों को जब कनेक्ट कर दिया, मतलब ये ऐसा हो गया ना, सीधा सीधा हाँ हाँ समझ में आ गया सर। शॉर्ट सर्किट। वेरी गुड। I hope you're clear with this one.
Yes, sir. चलो, एक पार्ट ऑफ लॉजिक सर्किट लॉजिक गेट्स मैंने खत्म कर दिया। अगर आप लोग की किस्मत अच्छी है, अगर ये लेवल पे क्वेश्चन आ गए तो आप आराम से कर सकते हो। अगर लॉजिक गेट विद ट्रांजिस्टर आया और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पे आया तो उसकी भी हम लोग एक क्लास लेंगे। तो वो हमारा सेकंड स्टेप सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। अगर वो लेवल पे क्वेश्चन आएंगे दैट मींस दैट विल कम अंडर द टफनेस ऑफ योर हाईएस्ट लेवल, यानी थोड़े लेवल के बच्चे ही कर सकते हैं। 90% वाले बच्चे जो क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, ऐसे वाले आए तो मैक्सिमम कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में अपने को विद द डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स आते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को आप 100% परफेक्टली प्रैक्टिस कर लीजिए लॉजिक गेट्स में। आई एम क्लियर विद दिस वन? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं अपन अपना मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। सर हाँ बेटा। सर ट्रांजिस्टर से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता ना सर, उसके साथ मिलके जेई में आता। नहीं, अपने को क्या है, कभी कभी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस से भी दे देता क्वेश्चंस। ऐसा डायोड्स लगा दे के, ऐसा एक डायोड लगा दे के, देन यहाँ पर एक रेसिस्टर्स लगा दे के, एलईडीज वगैरह यहाँ पर लगा देता, इजंट इट? वही तो बोलो ना, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो दैट विल कम अंडर द टफेस्ट लेवल। मतलब ओनली 5% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन ये लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग एक बार करेंगे। अपन जो अब तक करे ना लॉजिक गेट्स के, वो हो गया 95% चांसेस के वैसे वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। बट स्टिल देयर आर द चांसेस दैट 5% ऑफ लॉजिक गेट्स में ऐसे वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसका भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन पहले इस लेवल को आप लोग परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर जब पढ़ेंगे या फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जब पढ़ेंगे ना, जब उसके साथ में वो भी समझाता हूँ। क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस भी आ जाता और ट्रांजिस्टर का भी रफ आइडिया रहता, तो जब आप लॉजिक गेट्स को मिला के पढ़ने में आसान हो जाता। ठीक है ना? यस सर। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वरना अपन जो ने अभी लॉजिक गेट्स पढ़े ना तो वैसा वाला हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 95% वैसे वाले मॉडल क्वेश्चन ही आए। लेकिन थोड़ा अगर हटके आ रहे हैं तो एक फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कॉम्बिनेशन में आता। लेकिन मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं एक दो बार तो वैसे वाले भी क्वेश्चन आप आराम से करके जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांजिस्टर के साथ में थोड़े कॉन्सेप्ट आपको करवा देंगे, मैं आपको थोड़े मॉडल्स करा दिया तो उधर से हटके अपने को फिर फाइनल में नहीं आते। जैसा अभी एलईडी का करवा दिया मैंने आपको, वैसे वाला एक स्टेप हो गया। अगर वैसे वाला क्वेश्चन आया तो अब तो आप करके आओगे कैसा भी। उसके बाद एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया, ट्रांजिस्टर लगा दिया, तो कैसा करना वो भी हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से मॉडल समझ में आ जाएगा। चलो भाई इसको ऐसा करना है इसके, ठीक है ना? यस सर। मॉडर्न फिजिक्स में देखिए बेटा, पहले फर्स्ट वन, प्लैंक्स हाइपोथेसिस। Exactly similar to the chemistry, 90% chemistry के related ही है basically. You know that light propagates in the small packets of energy of called what beta? Photons. Quanta. ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। Light propagates in the form of your energy packets called as of your photons. Energy of each photon कितनी होती है बेटा? Energy of your each photon will be equal to your h into your nu. कोई बुक में h into f भी लिखते हैं बेटा। h बोलो, h और f दोनों क्या होते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। And h is known as of your Planck's constant, जैसे भी आप लोग को मालूम है। So energy of photon is also equal to your hc divided by lambda. Frequency is also equal to your velocity of light divided by wavelength. So energy of photon मतलब hc by lambda. Rest mass of photon कितना होता है बेटा? Rest Zero. mass of photon. Rest mass of photon is equals to 0. Momentum of photon कितना होता है? Very important. E into C sir. Momentum of photon. Momentum of your photon. Momentum is represented by p bar beta. So momentum of your photon is represented by p bar. Momentum will be equal to how much for me? याद है? P is E equals to into E is equals to h by lambda. Isn't it? ये आया कहाँ से? Momentum is nothing but equal to what? Energy, that is E into your nu. R I can write as of your frequency. H into your F divided by your C. H nu divided by C. है कि नहीं? Am I clear? मतलब from Einstein's energy equation बेटा, E is equals to m into C square. That is equals to m into C into your C लिख सकता हूँ मैं।
सो ये हो गया एनर्जी, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट विल बी इक्वल टू m into c इज नथिंग बट मोमेंटम। am I clear? सर हाँ बेटा। Yes. P इज इक्वल्स टू E अपॉन C भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। am I clear with this one? यस सर। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P is equals to h by your lambda। lambda is nothing but equal to what? फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी is equals to c by lambda, यानी lambda is equals to c by frequency, isn't it? तो इसीलिए मैंने मोमेंटम को कैसे लिख सकता हूँ? मोमेंटम इज इक्वल टू E into your न्यू। न्यू मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज c by न्यू। ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो वही आ जाएगा अपने को। सर h इंटू न्यू लिख सकते हैं, आप लिखना चाहिए ना सर। क्या बोले? हाँ h into न्यू भी P लिख सकते हो। 1 by लैम्बडा क्या लिख सकते हो बेटा? 1 by लैम्बडा मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर C देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू c by लैम्बडा, c by न्यू। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट ना, 3 into 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स। बहुत बार पूछ चुका है बेटा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, number of photons per second which are emitted by a source, which are emitted by a source of power P। जैसे मान के चलो घर में बल्ब है, तो उस बल्ब में से निकलने वाली एनर्जी, so E is equals to h into nu, ये एक एनर्जी ऑफ पैकेट है, उसमें से अगर n फोटॉन्स निकल रहे हैं तो आई कैन राइट दैट वन एज n बेटा, isn't it? नंबर ऑफ फोटॉन्स, n मतलब क्या है? n is equals to your total number of photons per second, total number of photons per second, मतलब n is equals to small n divided by t। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना बन गया? n is equals to एनर्जी डिवाइडेड by h into न्यू लिख सकता हूँ क्या मैं? हमें क्लियर? Yes, sir. कैन आई राइट दिस वन इन टर्म्स ऑफ पावर आल्सो बेटा? पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड by टाइम। So can I write that energy is equals to power into time, isn't it? So n is equals to energy is equals to power into time divided by h into nu। Done? Am I clear? That is equals to p into time divided by h into nu can be written as what beta? Nu can be written as what? C by lambda। C by lambda। So this is your C by lambda। आई बात समझ में? Yes, sir. Isn't it? So E is equals to your h into nu, h into nu, n number of photons। यहाँ पर इसको small n से लिख लेते हैं, that will be more better। इसको भी small n कर दो और इसको भी small n कर दो। That means I can now write this one as n by t is equals to power into lambda divided by h into c। n by t is nothing but total number of photons emitted per second, यानी p lambda divided by h into c। So this is one of the best way to write the number of photons emitted per second। Number of photons per second which is being emitted by the source of light is given by the formula n is equals to p into lambda divided by h into c। Am I clear? So this is your n। So n निकाला मैंने बाहर, energy by nu, it is your n। n by t is nothing but total number of photons emitted per second। Am I clear with this one? Number of photons emitted per second, very important beta, number of photons emitted per second by a source of light or by a source of power p। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर, और एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है? Yes, sir. What is the photoelectric effect? केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा था. The emission of electron from the metal surface by a light of a suitable light of certain frequency has been incident. The electrons जो निकल रहे हैं ना सरफेस से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एनर्जी होनी याद होनी चाहिए आप लोगों को. एंड सिंस फोटोइलेक्ट्रिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है बेटा? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ऑफ योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ. तो कोई भी एक मेटल सरफेस पे अगर हम लोग कोई भी मेटल सरफेस पे नहीं, अल्कलाइन मेटल सरफेसेस पे जब हम लोग एनर्जी ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी से एक्साइट होके जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? h into your f, that is equals to your h into your f naught plus of your kinetic energy, मतलब half into m into your v max का square. f is your frequency बेटा, f naught is your threshold frequency. F naught क्या होता है? F naught is known as of your threshold frequency, isn't it? And F is the frequency of light. F is your frequency of light which is been incident. F naught is the threshold frequency of your metal. इसको अगर मैं wavelength में लिख रहा हूँ तो it is hc by your lambda is equals to hc by your lambda naught plus this will be equal to half into m into your v max square, isn't it? Lambda naught is known as what? Threshold wavelength. Threshold wavelength. And lambda is nothing but what beta? Wavelength of light. Wavelength of incident light. Am I clear with this one? Yes, sir. चलो, और यहाँ छोटे से पॉइंट्स आपको दिमाग में याद रखना है बेटा. With increase in intensity, with increase in intensity of incident light, याद रखो बेटा, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. With increase in intensity of your incident light, photoelectric current increases. Photoelectric current increases, but maximum kinetic energy of electrons, maximum kinetic energy of electrons remains the same. Maximum kinetic energy of electrons remains the same. बात समझ में आ रही? देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? With the increase in intensity of your incident light, मतलब कोई भी एक रूम की आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो. जैसा मान के चलो आपके क्लास, आपके रूम में अभी जहां पर एक 4 बल्ब है, 4 बल्ब्स. अगर आपने एक बल्ब लगा के अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपने थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा. अगर आप सेकंड बल्ब ऑन करोगे, थर्ड बल्ब ऑन करोगे, फोर्थ बल्ब ऑन करोगे, तो बल्ब मान के चलो पूरे एक ही लेवल के लगाए रखे हैं, तो आपकी रूम की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना? Yes, बढ़ेगी कि sir. नहीं बढ़ेगी? हमें क्लियर? Yes, sir. अगर एक रूम में, जैसे मान के चलो आपके रूम में 4 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, आप एक ही ट्यूबलाइट लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है ना? एक ट्यूबलाइट लगा के आप जब पढ़ रहे हो तो रोशनी कम. आपने सेकंड ट्यूबलाइट ऑन कर दिया तो रोशनी बढ़ी, तो इंटेंसिटी बढ़ी ना. थर्ड ट्यूबलाइट भी आप ऑन कर दिया और ब्राइटनेस आ गया. फोर्थ ट्यूबलाइट भी बढ़ गई तो और ब्राइटनेस आ गया. यानी अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी उस रूम का करंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना. करंट की बिल ज्यादा आएगी कि कम आएगी? तो 4 साल की बच्ची बोल रहे ज्यादा आएगी. आएगी कि नहीं आएगी बेटा? जब एक बल्ब लगा के आप पढ़ रहे हो तो शायद आपको करंट की बिल कम आए. 4 के 4 भी अगर आप ऑन करके पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी करंट की बिल ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो रहा है ना. फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज हो रहा है. बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम. मतलब क्या? जो बल्ब आपने यूज किया ना, उस बल्ब की कैपेसिटी सेम रहेगी. कभी भी आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा नहीं सकते. जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगी ना उतनी ही रहेगी. Yes, sir. ठीक है ना? जैसे मान के चलो एक ही बल्ब है सर, एक ही बल्ब है. इस बल्ब को अगर मैंने 10 वोल्ट का करंट दे दिया, आप बोलोगे सर मैं 20 दूंगा, 30 दूंगा, 40 दूंगा, तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा उसी की जगह. क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, जिसमें फोटॉन्स होते हैं ना, उसकी एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है. मान के चलो 10 वोल्ट की कैपेसिटी ले सकता है. 10 से ज्यादा दोगे ना तो ये फट जाएगा. उसकी जगह आप 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब लगाओगे तो शायद आपकी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी.
लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम ओनली ना, क्योंकि बल्ब आप चेंज नहीं करोगे, बल्ब चेंज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. With increase in intensity of incident light, photoelectric current will increase, but maximum kinetic energy of the electron will remain for me same. I hope I am clear with this one. Yes, sir. Everyone. चलिए नेक्स्ट वन, ये देख लीजिए। With increase in frequency, अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। With increase in frequency of incident light, photoelectric current will not change. Photoelectric current will not change, but maximum kinetic energy of photoelectrons increases. इसका मतलब क्या हुआ? With increase in frequency बढ़ा रहे हो और किसका? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा? विल नॉट चेंज, फोटो इलेक्ट्रो करंट विल नॉट चेंज, बट व्हाट हैपेंस? बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। क्लियर? विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, मान के चलो आपके रूम में एक बल्ब है, isn't it? अगर बल्ब चेंज कर रहे हो आप, जैसे मान के चलो विपजीआर है, isn't it? आपने वायलेट बल्ब लिया, इंडिगो बल्ब लिया, ब्लू बल्ब लिया, ग्रीन बल्ब लिया, येलो लिया, ऑरेंज लिया, रेड लिया, तो जैसे जैसे आपने बल्ब चेंज करोगे, वायलेट से इंडिगो गए जाओगे, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज किया, इंडिगो से ब्लू गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज किया। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? विल नॉट चेंज, क्योंकि मान के चलो आपने 10 वोल्ट का मान के चलो वायलेट कलर का बल्ब लिया, उसके बाद 10 वोल्ट का आपने इंडिगो लिया, 10 वोल्ट का आपने ब्लू लाइट लिया, 10 वोल्ट का आपने ग्रीन लाइट लिया, 10 वोल्ट का आपने येलो वाइट लिया, यानी पोटेंशियल सेम है, तो करंट विल नॉट चेंज, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक बल्ब की एक एक कैपेसिटी रहेगी ना बेटा। जैसे मान के चलो क्लास में टीचर एक ही है और देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब 10 स्टूडेंट्स का समझने की एबिलिटी डिफरेंट रहती है ना बेटा, है कि नहीं? एक स्टूडेंट जल्दी समझ जाएगा, एक थोड़ा टाइम लेगा, और एक वो ऑलरेडी आ चुका रहता, isn't it? वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? एक ही चीज आप दे रहे, एक ही टीचर अगर 10 बच्चों को जब पढ़ा रहा है तो 10 बच्चे 10 डिफरेंट वे में ऑब्जर्व करेंगे उस टीचर को, है कि नहीं? तो यहाँ पर बल्ब भी आप चेंज कर रहे हो तो एक एक बल्ब का एक एक फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो एक एक की कैपेसिटी अलग रही ना, उसी लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजिंग। हमें क्लियर? Yes, sir. बात समझ में? सेकंड वन, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद काइनेटिक एनर्जी। हमें क्लियर? With increase in frequency of incident light, photoelectric current will not change. With increase in the frequency of incident light, photoelectric current will not change, but maximum kinetic energy of the photoelectrons will increases. Very important theoretical point बेटा, ठीक है? Next one, de Broglie's wavelength. de Broglie's wavelength और वेव से भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत बार आ चुका है आप लोग को, ऑलरेडी मालूम है। मान के चलो अगर कोई पार्टिकल ऑफ मास m को मूव कर रहा है विद अ सर्टेन स्पीड v, देन उसका वेवलेंथ कैसा हो जाएगा बेटा? वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m इनटू v, है कि नहीं? वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर h डिवाइडेड बाय m इनटू योर v। हमें क्लियर? देखो Yes. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो बाई योर एम, तो ये हो गया मेरे पास हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। एम इंटू वी क्या होता है बेटा? एम इंटू वी मोमेंटम होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम विल बी इक्वल टू एनर्जी। क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा?
Yes, sir. तो मोमेंटम मतलब क्या हो गया बेटा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m इंटू योर e, तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू e। तो ये क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p होता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। e मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। Am I clear with this one? Very important beta. Lambda Yes, is equals to your h divided by under root of your 2m into kinetic energy. Am I clear? Am I clear? yes, sir. So m is the mass of the particle, k is the kinetic energy of that particle. Kinetic energy को लिखने का तरीका बेटा, kinetic energy is also equal to charge multiplied by potential. v क्या होता है यहाँ पर, potential होता है, velocity नहीं। मतलब lambda can also be written as, lambda can also be written as, कैसे लिखोगे बेटा lambda? लैम्डा कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं, और लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज इंटू पोटेंशियल आ गया। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू योर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2m इंटू योर v। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर बेटा? Yes. Yes, sir. चल see this question everyone, how many photons how many photons are emitted per second by a 5 milliwatt 5 milliwatt laser source operating at 632.8 nanometer। चलो ट्राई करो क्वेश्चन। How many photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser source operating at 632 nanometer? Now tell me what is the energy of each photon beta? Energy of each photon will be equal to hc by lambda। Isn't it? So that will be equal to, एनर्जी निकालोगे इसमें से, hc की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वेवलेंथ इज गिवन इन नैनोमीटर, यानी 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। जब भी आपको नैनोमीटर में आएगा hc की वैल्यू आपको 1240 लेना है बेटा, isn't it? वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में है तो hc की वैल्यू आप कितना लोगे, 1240। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो hc की वैल्यू किस में लोगे, 12400। डायरेक्ट कैलकुलेशन बन जाएगा। तो ये हो गया 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज बीन ऑपरेटिंग एट योर 632.8 नैनोमीटर, यानी 10 टू द पावर ऑफ -9 आ गया। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट ही कर दो, यहाँ पर नैनोमीटर में ही लिखता हूँ आंसर इसको। चलो सो कैलकुलेट कर दो, कितना आ रहा है देख लीजिए। सो दैट विल गिव मी दी एनर्जी। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। Joule. गॉट इट? करने का तरीका आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए।
एनर्जी आने के बाद उसने पूछा क्या हाउ मेनी फोटॉन्स, पावर दे रखा है, तो पावर विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा, n इंटू लिख सकता हूं मैं, यानी n विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। पावर की वैल्यू कितना दे रखा है 5 मिली वॉट्स, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय एनर्जी। ये जो भी वैल्यू आ जाएगी वो डाल के सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। Am I clear with this one? Yes, sir. चलो next question beta, very good question, try to do this one. An electron and a photon have same energy, E. Find the ratio of de Broglie wavelength. Find the ratio of de Broglie wavelength of electron to wavelength of photon. Wavelength of photon. Given mass of electron is m and speed of light is c. And speed of light is c. पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छी तरह से. फर्स्ट ऑप्शन इज 1 by c into e divided by 2m to the power of 1 by 2. Second option is e by m to the power of 1 by 2 into c. Third option is under root of 2m into your e divided by c. And fourth option is e by 2m to the power of 1 by 2. चलो ट्राई करो. फर्स्ट ऑप्शन. आ गया सभी को. An electron and photon have the same energy. दोनों की एनर्जी सेम है. वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली मतलब लैम्डा डी लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2m इनटू एनर्जी E. वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितना होता है बेटा? वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज hc डिवाइडेड बाय E. अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है. दिस रेशियो विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2m इनटू E इनटू ये हो गया E डिवाइडेड बाय h इनटू C. डन. h or h gets cancelled, so this value will be equal to your 1 by c is value c है basically, so this is your 1 by c into this one is E divided by under root of your 2m into E, isn't it? So that is equals to 1 by c into this one is E under root of your 2m into ये हो गया root E, isn't it? So this value will be equal to how much for me? 1 by c into root E को कैसे लिख सकता हूँ मैं? root E into root E divided by root of 2m into root E. The root E will get cancelled here right now. So this value will become for me 1 by c under root of your E divided by 2 into your m. And this will be equal to 1 by c E divided by 2m to the power of 1 by 2. First option. आ गया? सर ऊपर वाले ई को रूट ई लिखो सर आप. क्या बोले? ऊपर वाले ई को रूट ई इनटू रूट ई लिखना सर. किसको? हाँ, E को क्या ले सकता हूँ मैं? E is equals to root E into root E क्या होता है?
E होता है ना, यस सर, √2 into √2 क्या होता है, 2 ही होता है ना, यस सर, got it? यस Sure. Next one. This one is also very good question, beta. An electron of mass m and charge E, initially at rest, gets accelerated by a constant electric field, E bar. Done. The rate of change of de Broglie wavelength, the rate of change of de Broglie wavelength of this electron at a time t, ignoring relativistic effects of light. मतलब स्पीड ऑफ लाइट से वो जो स्पीड से जा रही है ना उसको हम लोग ऑलमोस्ट ऑल नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके ऑप्शंस देखो बेटा, -h divided by E into capital E into t square. Second option is -E into h into t divided by E. Third option is -m into h divided by E into capital E into t square. E is the charge of electron, capital E is the electric field beta. And fourth one is minus of h divided by E into E. Good question again. थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। An electron of mass m and charge E, यानी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है m और चार्ज दे रखा है E, इनिशियली एट रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 and it is getting accelerated by the constant, यानी इसके ऊपर अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, मूव करना शुरू कर रहा। So when it gets accelerated when a constant electric field is been applied, the rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t, ignoring the relativistic effects, will be equal to your how much? अब यू नो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो F is equals to E into Q बन जाएगा। मतलब यहाँ पर E into small e है, F is equals to ma from the Newton second law, तो कैपिटल E into small e, यानी इस चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट होगा उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास, isn't it? What is the velocity of electron? V is equals to U plus AT. Initial velocity तो 0 because in terms of time दे रखा है, तो velocity is equals to acceleration का फॉर्मूला कैपिटल E into small e into by divided by your m into your t, divided by your m into your t, ये हो गया velocity। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा आपने को बताइए, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m into v होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय m into वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आएगा कैपिटल E into small e into your m into t, यानी ये वाला गेट्स कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय कैपिटल E into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into t, दिस इज द वेवलेंथ। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर, अब इसका क्या पूछ रहा है, रेट। यू नो दैट इन मैकेनिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज रेट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज नोन एज ग्रेडियंट, यानी d लैम्डा डिवाइडेड बाय dt पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है बेसिकली, isn't it? तो ये कितना बन जाएगा डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बिकम फॉर मी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दिस विल बिकम फॉर मी माइनस ऑफ योर h डिवाइडेड बाय e इनटू कैपिटल E इनटू योर t स्क्वायर। आया? सर हाँ बेटा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता ना, इसलिए बोल के मतलब माइनस आता है। हाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसका चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, एंड दिस विल ऑलवेज ट्राई टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, minus sign indicates that it is moving in the opposite direction. Am I clear?
ये सर वो रेट से तो नहीं आना सर माइनस? रेट से नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन दे रखा है ना, इसलिए मैंने चार्जेस के लिए लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोग नहीं लिए, वरना यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव ले देते हैं, मैग्नीट्यूड में ले लेते बेसिकली। वरना वैसे भी अगर आप नेगेटिव चार्ज नहीं लेते तो ऑप्शंस में जो टी स्क्वायर और लैम्बडा के साथ है तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, कोई और भी Yes, मैच sir. नहीं कर रहा है, कर रहा है? नो तो व्हाट ऑप्शन आई कैन टिक राइट नाउ हियर? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। हमें क्लियर? Sir, last step. क्या बोला स्टेप? अरे बाबा देखो, d lambda divided by your dt is equals to h by capital E into small e, कॉमन हो गया। This one will be equal to your t power minus 1. Differentiation of t power minus 1 क्या होता है बेटा? Y is equals to x to the power of your n. That will be equal to how much for me? dy by dx will be equal to how much for me? N into your x, n minus 1. यानी कितना है यहाँ पर? Minus 1 x to the power of minus 1 minus 1. So that will be equal to minus 1 x to the power of minus 2. And this one is minus of 1 by x square. आ गया? Yes, sir. हो गई बात। और क्या माइनस में ही है ना अपने यहाँ पर? This minus sign indicates that the charge of the electron is been drifting in the opposite direction. Clear? Yes, sir. क्या x की जगह क्या होता है? t होता है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। इतना तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हमें क्लियर? चलो ये वाला देख लीजिए बेटा, डिटेल में पढ़ाने को उतना तो टाइम नहीं है, बट स्टिल सम एक्सटेंट्स वी कैन डू इट आउट। तो पोटेंशियल का क्वेश्चंस है। डी ब्रोगली ये वाला देखो बेटा, थोड़ा हम लोग ने ये तो वेवलेंथ लिख लिया था, इसने अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन के लिए द डायरेक्ट फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय वी। ये वी जो है ना पोटेंशियल है, रूट 150 की वैल्यू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर डायरेक्टली अगर आप शॉर्टकट याद रखना चाह रहे हैं तो याद रखो, वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? चार्ज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.6 इनटू द चार्ज ऑफ योर, कितना है? 1.6 into 10 power minus 9. 1.6 into 10 power minus 19, mass of electron 9.1 into 10 power minus 31। ये पूरा डालोगे तो वेवलेंथ में, तो विल बी गेटिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ दिस वन। हमें क्लियर? हमें क्लियर? Yes, sir. चलो ये भी आपको नोट चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। अब देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था इन जनरल, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो लैम्बडा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय रूट वी। इलेक्ट्रॉन के लिए x की वैल्यू कितनी है? 12.27, प्रोटॉन के लिए 0.286, न्यूट्रॉन के लिए 0.20, अल्फा पार्टिकल के लिए 0.10। ये डायरेक्ट शॉर्टकट से बेटा, अगर आप याद रखना चाह रहे हैं तो याद रख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए 12 पॉइंट, ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया मैंने। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट वी। ये v इज नथिंग बट राइट नाउ व्हाट? पोटेंशियल। ठीक है? इलेक्ट्रॉन अगर x की जगह अगर इलेक्ट्रॉन है तो 12.27 लिख दो, प्रोटॉन है तो 0.286 लिख लो, न्यूट्रॉन है तो 0.202 ले लो, और अल्फा पार्टिकल है तो 0.101 ले लीजिए। और अपने को गैस मॉलिक्यूल के लिए मालूम है, फॉर गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, है कि नहीं? Yes. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू k। k के अंदर डाल के सिंपलीफाई कर ले तो वी आर गेटिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एज lambda is equals to h divided by under root of your m into Boltzmann's constant into absolute temperature. M is the mass of the particle beta. Am I clear? Gas molecule के लिए mass है, m is nothing but what? Mass of gas molecule. Mass of gas molecule. Am I clear? Kb क्या होता है? Boltzmann's constant. डन? चलो ये क्वेश्चन देख लीजिए। If proton and alpha particle are accelerated by same potential difference, then find the ratio of their wavelengths.
अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज इज 2 times द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बेटा। यहाँ पर लिखा है देखो मैंने कंपैरिजन, one is your proton, next one is your neutron, this one is your deuteron, and this one is your alpha particle, this one is your alpha particle, and this one is your proton. Charge of the proton is 1, charge of neutron is 1, mass of proton is 1, mass of neutron is 2. अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2, यानी 2He4 is known as alpha particle. Mass is 4 times the mass of proton. Mass of alpha particle is equals to 4 times the mass of proton. Charge of alpha particle will be equal to 2 times the charge of your proton. Am I clear? Yes, sir. Proton and alpha particle are accelerated by same potential difference, यानी wavelength of potential difference में लिख लीजिए lambda is equals to h by under root of your 2m into charge into potential. सबके लिए potential same है, तो lambda is inversely proportional to 1 by under root of your m into charge, isn't it? तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो wavelength of the proton divided by wavelength of alpha particle is under root of mass of alpha particle charge of alpha particle divided by under root of mass of particle charge of particle. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मेरे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 4 into 1 हो जाएगा, एंड दिस वन इज 2 into चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो into 1 डाल दीजिए, तो ये 2 कर दिया, तो सिंपलीफाई कर लीजिए, और अंडर रूट ऑफ 4 into 2 डिवाइडेड बाय 1 into 1 √8 मतलब कितना 2√2 आ गया। Yes, sir. सर हाँ बेटा बोलो। अगर सेम चार्ज होता तो सिर्फ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास रहता। हाँ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता अगर चार्जेस भी सेम होते, तो वैसा होने का चांस नहीं है ना बेटा, क्योंकि 2 डिफरेंट पार्टिकल्स ले रखा है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन होता या अल्फा और अल्फा होता तो भी पूरा रेशियो 1:1 ही आता सभी के लिए। यस सर। चलिए ये वाला देखिए, if proton and alpha particle have same momentum then find the ratio of their wavelength. wavelength का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h by p, दोनों भी कांस्टेंट है ना बेटा, दोनों का सेम मोमेंटम बोल रहा है, तो वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h by p। प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल कुछ भी हो, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट ही हो जाएगा 1:1 आ गया। हमें क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वाला देखो, if proton and alpha particle have same kinetic energy then find the ratio of their wavelengths. प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लिख लो फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h by अंडर रूट ऑफ योर 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ योर m, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ योर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन चला गया, √4 डिवाइडेड बाय 2, √4 मतलब कितना 2, डन। Yes, sir. Sure. Find the ratio of the de Broglie wavelength of an alpha particle to that of a proton being subjected to the same magnetic field, so that the radii of their paths are equal to each other, assuming that field induction B is perpendicular to the velocity vector of your alpha particle. आपने magnetic field में पढ़ा होगा, in the magnetic field effects of current R is equals to your mv by pq होता है, isn't it? Yes, sir. यानी मोमेंटम विल बी इक्वल टू योर p q v into your r, याद है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल फॉर्मूला F is equals to p q v into sin थीटा, परपेंडिकुलर है तो ये हो गया थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाएगी, p v into your sin of your 90, यानी फोर्स विल बी इक्वल टू योर p q v, जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r is equals to p q into v, ये वेलोसिटी चले गया तो m into v will be equal to your how much p q into r आया। Yes, यस sir. सर। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by m into v होता है ना, m into v में डाल दो लैम्डा इज इक्वल्स h डिवाइडेड बाय p q into r, यानी वेवलेंथ राइट नाउ आई गॉट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, यानी चार्ज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर चार्ज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस भी सेम है, तो वेवलेंथ ऑफ योर अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, charge of proton is 1, charge of alpha particle is 2 times the charge of proton, proton gets cancelled, so 1/2 will be the answer. Then सर रेडियस आल्सो इज सेम सर। हाँ वही बोला ना, find the ratio of the de Broglie wavelength of alpha particle so that the proton being subjected to same magnetic field so that the radii of their paths are equal. Am I clear? यस सर।
प्रॉब्लम ही बोला है, लेकिन मैं लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वाला देखो थियरी क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ द फोटोन स्ट्राइक, यानी कितने टाइम में आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 10 पावर माइनस 10 सेकंड्स लगता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। टाइम टेकन बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक्स इट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 सेकंड्स, यानी आंख झपकने के टाइम के अंदर तक अपने को फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। डन। Yes, sir. चलो। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? एक क्वेश्चन देखो एक बार। The work function of a substance is 4 electron volt. Work function दे रखा है 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause the photoelectronic emission from this substance is. Work function की वैल्यू दे रखा है 4, लैम्डा मैक्स पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? E मिनिमा इज इक्वल्स टू hc by your लैम्डा, यानी वर्क फंक्शन है कि नहीं? वर्क फंक्शन दे रखा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी है ना, एनर्जी मतलब hc by your लैम्डा। अगर लैम्डा मैक्सिमा होगा तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमा। हमें क्लियर? यानी लैम्डा मैक्स विल बी इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना दे रखा प्रॉब्लम में? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू, हमें बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 into 10 to the power of minus 19। केमिस्ट्री में भी आप लोग को आ चुका है ये वाला। hc की वैल्यू भी अपने को मालूम है, hc की वैल्यू मालूम करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10 to the power of minus 34 ले लीजिए नियर बाय कैलकुलेशन के लिए। स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाय योर 4 into 1.6 into 10 to the power of your minus 19। सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे मतलब वर्क फंक्शन को एनर्जी कैसे ट्रीट कर लेना सर? वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी ओनली बेटा। E is equals to your, जो वर्क फंक्शन लिख रहे हैं ना, दिस वर्क फंक्शन प्लेस ऑफ योर एनर्जी हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर, ये पूरे एनर्जी छे, काइनेटिक एनर्जी है। वर्क फंक्शन इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, बिकॉज़ यू कैन फोटो ऐड द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इक्वेशन, एनर्जी ओनली। यू कैन लाइक से टमाटोस को आप बनाना से ऐड नहीं कर सकते, एनर्जी को एनर्जी ऐड होगा। यानी अगर आप एनर्जी ऐड करो, जैसे डायमेंशंस में पढ़ते हो आप, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, कोई चीज किसी को ऐड कर रहे हैं मतलब उन दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? ml स्क्वायर t पावर -2 ही बोलोगे ना। यस सर। Am I clear with this one? वर्क फंक्शन दिया रखा है, लैम्डा पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। सर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करे तो भी आता ना सर इसका? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करे तो भी आ जाए, वो भी कराऊंगा। और थोड़ा बहुत बेसिक के लिए मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लिया है, और बहुत सारे भी एप्लीकेशंस कर लिए फिर से। चलो 9th पेपर ले लेता हूँ, एक पेपर कर लेंगे। चलो इसका आंसर बताइए बड़े को। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए जल्दी से। द एसआई यूनिट ऑफ, थर्ड ऑप्शन। आ गया?
The SI unit of universal gravitational constant will be equal to how much? थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड. न्यूटन मीटर स्क्वायर Third की फॉर्मूला याद है ना? F is equals to क्या होता है? G m1 m2 divided by r square. G को बाहर निकालना है तो G is equals to F into r square divided by m1 into m2. यानी kg पर स्क्वायर आना है तो इसमें सेकंड ऑप्शन चले जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी चले जाएगा. फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड r इज मीटर स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन हो गया सीधा सीधा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज, मतलब गामा की वैल्यू दे रखा है 0.2 into 10 to the power of -3 per degree Celsius. If density of mercury at 0 degree Celsius, that is given as 13.6 gram per your cc, then density at 100 degree Celsius will be equal to your how much? फॉर्मूला याद है बेसिकली इसके लिए. Density at any temperature will be equal to rho naught into 1 minus gamma into delta T. 1 minus gamma into delta T. याद आया? Yes, sir. चलो अब इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा. यहाँ पर कर रहा हूँ, देख लीजिए. रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 13.6 ग्राम पर सीसी इंटू दिस इज 1 माइनस गामा की वैल्यू इज 0.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा 100. कितना आ रहा बताइए? दिस विल बी 13.6 इंटू ये 10 पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर. सो दिस इज 1 माइनस 0 पॉइंट, कितना बन जाएगा? ये 0 चले जाएंगे, भरे जाएंगे तो 0.02 हो जाएगा. ठीक है. 1 माइनस 0.02 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? पॉइंट 98. 0.98, वेरी गुड, इंटू 13.6. ये कितना आ रहा देख लीजिए. सर 1 minus 0 point. 1 माइनस 0.02. सर 1 प्लस करना ना सर. कहीं को प्लस होता? अरे बाबा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी था ना. नीचे प्लस था, प्लस गामा इंटू डेल्टा टी. ये जब ऊपर चले गए तो कितना हो जाएगा? रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी टू द पावर ऑफ -1 आता ना. बायनोमियल एक्सपेंशन लगाए तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस ऑफ गामा इंटू डेल्टा टी आता. यस सर, यस. Sir, first option. आया? सब फॉर्मूले Yes. गलती मत करो यारो. 13 पॉइंट कितना आ रहा? 13.328. 3 आ रहा. चलो वेरी गुड. आया सभी को? मैं क्लियर? फॉर्मूला तो याद हो गया ना. चलो नेक्स्ट वन. ओके, फिफ्थ वन देखो. 100 ग्राम of ice at 0 degree Celsius is mixed with 20 grams of steam at 100 degree Celsius. The final temperature of the mixture will be equal to your how much? Latent heat of fusion आपको मालूम है, latent heat of vaporization आपको मालूम है, specific heat of water आप लोग को मालूम है. I hope you know this one. 100 gram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 20 grams of steam at your 100 degree Celsius. Yani this will be equal to heat lost by one body must be equal to heat gained by another body. So it is your 100 into your 80 plus then it will come to your 100 and the specific heat of water is 1. Come to common temperature of your T. That will be equal to कितने gram of the steam? 20 gram of the steam. So 20 into latent heat of this fusion is 500 plus this one will be equal to 20. Specific heat of water is 1 into this one is 100 minus T. आ गया? Am I clear? Shall I do it again with the diagram? Amina, Fatima, Aisha, Ahmad, Bushra. Nandini, are you there? कृष्णा, कृष्णा राउत, देखो बेटा एक बार ट्राई करो. सर एक बार एक्सप्लेन करिए ना सर फिफ्थ वाला. फिर करवाऊं? अच्छा तो भूल गए. ठीक है. कंडीशन देखो बेटा क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको सब स्टेप बताता हूँ. 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस.
is added with your 20 gram of steam at 100 डिग्री सेल्सियस, यही हो रहा है ना? कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, बताइए? स्टीम विल लूज, आइस विल गेन, है कि नहीं? 10 Yes, sir. gram, 100 grams of your ice, 100 gram of ice at 0 degree Celsius will come to your 100 grams of water at 0 degree Celsius. टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? m into L of ice होगा. Then 100 grams of ice will come to the 100 grams of water at some temperature T. At some temperature capital T के पास आएगा. 20 gram of steam will come to what बेटा? 20 gram of water at 100 degree Celsius. जब टेम्परेचर सेम होगा, then here it will be equal to Q into L of vapor. Then this 20 grams of water will comes to the 20 grams of water at some temperature capital T. यानी लॉस इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 minus T, है कि नहीं? Yes, इसके sir. लिए m into s into delta T होगा. This is specific heat और यहाँ पर is m into this is m of your ice, this is your mass of your steam, specific heat of water into temperature difference. वही लिखा है ना मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले में. Yes, sir. Q and 100 grams of ice into latent heat of ice is equals plus 100 grams of water into specific heat of water into some common temperature T. यानी this is your heat gained by your ice will be equal to your heat lost by steam. हमें क्लियर? हमें क्लियर? Yes, sir. चलो अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो. 100 into 80 कितना आ जाएगा? 100 into 80 is how much? 8000 ना? Yes, sir. Plus 100 into Yes, T is equals to 20 into 540 कितना आ रहा है देखो? 20 into 540, ये दो जीरोस तो आएंगे वैसे भी यहाँ पर, तो 2 into 54 10800. 10800. ओके, प्लस 20 into 100, तो ये कितना हो जाएगा? 20 into 100 मतलब दिस विल बिकम फॉर मी 2000 minus 20. आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अब पूरे टी टर्म्स एक जगह ले लो और बाकी के टर्म्स एक जगह ले लो. 100 ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 120 टी बन जाएगा और ये विल बी इक्वल टू 1080 प्लस 2000. ये 8000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम फॉर मी 4800. इसमें से एक जीरो, इसमें से एक जीरो चले गया तो टी विल बी इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 12. मतलब कितना आएगा? फोर 80 डिवाइडेड बाय 12, 40 degree Celsius. 40 डिग्री सेल्सियस. तो कितना आसान क्वेश्चन था. मुझे आपको समझाना पड़ा इसलिए मेरे को कितना टाइम लगा. अगर आप मुझे खुद ही करना पड़ता तो हार्डली आई कैन डू दिस ऑल स्टेप्स बेसिकली. क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बेटा आंसर. कैन एनीवन गिव मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8? For any thermodynamical gaseous system, heat transfer in any process is considered to be path function, state function. May be very good theoretical question बेटा. theoretical question है, by heart कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलता. For any thermodynamical Path gaseous function, system, sir. heat transfer in any process is considered to be a path function, state function. May be a path function or state function. Neither a path function nor a state function. Sir, path function. Thermodynamic process is always a path function बेटा. Very Heat good. and water path. Exactly. Very good. Path function. Am I clear? चलो question number 9 is not in our syllabus. What we have done. Sir, हाँ बेटा. heat capacity also path function है. Heat transfer बोल रहा है बेटा. For any thermodynamical gaseous system, heat transfer बोल रहा है. Heat transfer is a path function. जैसा conduction, convection, radiation, उसके लिए एक path होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि खुद ब खुद ही वे हो जाएगा. Unless and until it is an electromagnetic radiation. Thermodynamical status मतलब pressure, volume और temperature के बारे में बात कर रहे हैं. We are not talking about electromagnetic waves. ठीक है? Yes, sir. चलो. Question number 8. Question number 11. Question number 12. 13 में नहीं होगा. Equation of voltage, net force.
ए भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ए भी नहीं होगा। SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। SI unit of an electromotive force. Very good question. क्या होता है? बैटरी बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या? ये वाला ना, वोल्ट। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ना। किसमें मेजर करते हैं अपन? वोल्ट में मेजर करते हैं कि नहीं? यस सर, वोल्ट। तो वोल्ट विल बी द आंसर। हमें क्लियर? यस सर। Yes, चलिए, sir. 18th one, 19th one is moment of inertia. That is also not done. Question number 20 is in semiconductors and devices. NP and transistor का question है। Base current, nuclear reaction, potential, ये तो उसका ही है। हाँ, ये वाला देख लीजिए। The root mean square speed of the molecules of oxygen gas at 127 degrees is half the molecules of hydrogen at a temperature of your how much? चलिए, how many of this one will give me the first the formula? Tell me. रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। Under root of 3R. VRMS is equals to under root of 3R2 by T divided by F। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसने क्या बोला प्रॉब्लम में? VRMS ऑफ कितना? VRMS स्पीड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस is equals to half the times of your VRMS of your hydrogen gas। The root mean square speed of the molecules of oxygen gas at 127 degrees is half the molecules of the hydrogen at that temperature। am I clear? तो बस इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। दोनों को अभी इक्वेट कर लीजिए। दैट इज अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया 3R इंटू इसका टेम्परेचर 127 मतलब 127 प्लस 400। यानी 400। सो दिस इज योर 400 डिवाइडेड बाय कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका? 32। That is equals to half into under root of 3R into temperature will be equal to T। अपन को निकालना है वो, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। इसमें 3R कट जाएगा बेसिकली। तो ये बचा कितना बेटा? रूट 400। तो ये हो गया रूट 400 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल्स टू दिस इज 1/2 into रूट ऑफ योर T डिवाइडेड बाय 2, isn't it? देखो कितना आ रहा है टेम्परेचर T। ए रूट चले गया तो कितना बन जाएगा बेटा? 400 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर इज 4 into T डिवाइडेड बाय 2, यानी 400 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल्स टू T by 4 2 is 8। तो टेम्परेचर कितना बना? फोर्थ ऑप्शन सर। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। यस सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसा नो है सर, डिग्री 100 सेंटीग्रेड आता है बेटा? ये हम लोग ने 127 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। हाँ, सीधा सीधा मार्क दे के आते बाजू वाले को तुम लोग। सर दोनों में भी ऑप्शन है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड हाँ, केल्विन में तो भी नहीं कंफ्यूज है। होना ना, एग्जामिनेशन हॉल है, अपने को गलती करने का चांस नहीं होना है अभी। और आने वाला चैप्टर है, पढ़े वाला चैप्टर है, ऐसी छोटी गलतियां करोगे तो फिर कल के दिन पढ़ के बेकार हो जाता। कितना आ सर। रहा है? 100 केल्विन। यस सर। डिग्री सेल्सियस में होता तो अगर यहाँ कन्वर्ट नहीं करते तो अलग बात होती, इसका आपने स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर लिया ना बेटा। सर। हाँ, सर अगर खाली ऑक्सीजन बोला तो 16 लेना सर मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोले? इसमें कंफ्यूजन होता सर, ये ऑक्सीजन गैस बोला तो 32 लेना, ऑक्सीजन बोला तो 16 लेना सर हाँ, क्वेश्चन में। ऑक्सीजन गैस बोला है ना। आप लोग तो केमिस्ट्री में इतना पढ़ते हो यार, हम लोग से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आप। गैस मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर खाली। वेट इज 32, खाली ऑक्सीजन बोलता तो 16। ओके सर। चलिए, 25 is done now। 26 is वेव का है, 27 SHM, 28 वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसके बाद ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, YDSC, मोमेंटम। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो अभी करें अपन। क्वेश्चन नंबर 32 is connected with your de Broglie's wavelength। Let me see how many of you will give me the answer। If momentum of an electron is changed by p, then its de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%। Then initial momentum of the electron will be equal to your how much? The momentum of electron is changed by p, then de Broglie wavelength associated with it is changing by 0.5%। The initial momentum of the electron is,
ट्राई करिए जल्दी। आ गया? Sir, 200p. 200p, वेरी गुड। 200p, क्योंकि if I'm writing the wavelength बेटा, change in wavelength मतलब क्या? डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय इनिशियल wavelength will be equal to change in momentum divided by your initial momentum, isn't it? चेंज इन मोमेंटम कितना होता है बेटा? कभी भी माइनस पी के लिए बराबर ही होगा ना, बिकॉज व्हेन यू आर इंसिडेंटिंग रिटर्निंग तो माइनस पी होगा। डेल्टा लैम्बडा मतलब क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 0.5%, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ योर लैम्बडा 1, यानी डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर आ गया, isn't it? यानी this value will become how much for me beta? 0.5 divided by your 100 is equals to minus of your delta P1 divided by your P1. यानी change in momentum he has given me in the problem as P divided by P1. तो कितना आएगा? 0.5 divided by 100. 0.5 divided by 100 कितना है? 200 sir, 1000. 200. So 200 times of your P. So P1 will be equal to how much for me? 200 times of your P. Am I clear? Yes, Yes. sir. चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33 इज सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए बेटा अभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी। द पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, प्रेशर मतलब फोर्स First बाय। option, देख लो जल्दी। stress. First option. आ गया? हमें क्लियर? Yes, sir. चल, बाकी ये कर लोगे ना आप लोग? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा सभी को? आ गया बोलना है बाकी के लोगों को? Very good. Salia, Sara, very good. Question number 1 is the answer. The pair of quantity having the same dimensions formula. Young's modulus मतलब stress by strain. Stress मतलब क्या हो जाएगा? Force by area. दोनों भी force by area है। बाकी करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है अपने को। पहले ऑप्शन में ही अपने को आंसर चेक हो जा रहा। अगर ये मल्टीपल देता तो शायद अपने को पूरा चेक करना पड़ता। ठीक है चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। The number of significant figures 35 भी कर लीजिए आप लोग जल्दी से। Fourth option, sir. Significant figures in the number 0.04200। कितने? गलत बोले Fourth ना, option. 50 रिपीट करते हैं आप लोग ऑनलाइन करके। Fourth option. आया सभी को? Yes, sir. आया बेटा? Yes, sir. Fourth option. क्योंकि ये वैल्यू किससे बराबर है बेटा? लेसर देन 1 है ना। This value is lesser than 1. If a number is lesser than 1, then all the preceding zeros are insignificant. 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बताइए अपने को डेसिमल के बाद? 1 2 3 कितना होगा? सेकंड Sir, ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन का zeros. बेटा ये नंबर जो है ना लेसर देन 1 है, तो पॉइंट के बाद जो जीरो होगा दैट विल बी योर इनसिग्निफिकेंट। Sir, zero पूछा sir, significant zeros. The number of significant zeros in the number will be equal to how much? 3 sir. Sir, it should be 3, no, sir. हाँ, it should be 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो रहा है? फोर्थ ऑप्शन ही हो रहा ना। Yes sir. हाँ, see, if number is lesser than 1, then all the preceding zeros are insignificant figures for me, isn't it? 1 2 3 3 zeros. Fourth option will be the answer. Clear? Yes, sir. Check. Very good. Then ये कौन सा है बेटा? 36 का क्वेश्चन था। The sun's angular diameter मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा?
रे ऑप्टिक्स। रेडियस ऑफ द सर्किल, बाप रे। ओके, ये मैग्नेटिक इफेक्ट से। चलो कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आता है। A Carnot engine is working between the two reservoirs, 400 Kelvin, 600 Kelvin. If it observes 80 joules per second from the source, then the work done per second by the engine will be equal to your how much? Efficiency का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। करंट इंजन का नीटा is equals to 1 minus higher temperature or lower temperature? Lower temperature divided by higher temperature, T2 by T1. यानी efficiency is equals to 1 minus lower temperature कितना है 400, higher temperature कितना है 600। तो ये वाला चला गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कितना हो जाएगा 1/3। 1 minus 2/3 is 1/3। 1/3. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट ऑब्जर्व्ड पर सेकंड, isn't it? यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, और वर्क डन इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू हीट लिख सकता हूं कि नहीं? एफिशिएंसी कितनी है 1/3 इनटू एनर्जी, हीट एनर्जी कितनी है मेरे पास 80 जूल पर सेकंड। आ गया? एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद है ना? एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है? नीटा इज इक्वल्स टू वर्क डन per second, work done per second divided by heat observed per second, heat observed per second। आ गया? So this will be equal to how much for me? 80 divided by 3 joule per second, यानी फोर्थ ऑप्शन। am I clear? चलो, then circular motion है, then this is Newton's laws of motion, then RMS velocity मतलब AC, current electricity, equipotential electrostatics, moment of inertia। okay, चलो 45 is your PN junction, sorry, semiconductors logic gates का question। which among the following truth table represents the truth table of universal logic gate? A and B are inputs and Y is your output। चलो बोलो जल्दी से। what are the universal logic gates बेटा, कोई बताएगा? NAND NAND and NOR। and OR. NAND गेट है, NOR गेट। NAND गेट और NOR गेट के लिए टेबल्स क्या होते हैं, याद है आप लोगों को? NAND गेट के लिए 1 1 1 0 NAND गेट के Fourth लिए, option. और NOR गेट के लिए क्या आउटपुट होते हैं बेटा? 1 0 0 0। Sir, fourth option. वेरी गुड, एक्सेलेंट। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 मतलब 4। फर्स्ट वन नहीं होगा, सेकंड वन 0 1 1 भी नहीं होगा, देन 0 1 1 भी नहीं होगा, 1 1 1 0 0 1 होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड, आ गया? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। 46 is ray optics, 47 is also ray optics, 48 is polaroids, and 49 is electromagnetic induction, 50 is also। ये हो गए क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस करे बेटा एक पेपर में हम लोग? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 क्वेश्चंस डन। Yes, sir. यानी अपना टारगेट के 40% यानी 50% ऑफ द सिलेबस अपन ने खत्म किए हुए। मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग एवी के अंदर हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, एटम्स भी हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स भी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर्स भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके साथ विल ट्राई टू डू वन स्मॉल टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो उसमें से भी 2 क्वेश्चंस निकलते हैं। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कर लेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 2 चैप्टर्स। चलिए, आई होप यू आर क्लियर अप टू हियर। Yes, sir. Yes, sir. 10 पेपर्स मैंने आप लोग को भेजा है बेटा, रोज आप लोग उसमें से भी रेगुलर क्वेश्चंस कर लीजिए। एंड डोंट बी यार हाई व्हाट यू कॉल दैट वन हाइपर के फिजिक्स के टाइम पे मैं बाकी के क्वेश्चंस भी कर लूंगा। पहले मेरा टारगेट आप रीच करिए। जैसे ही आपको मॉडल पेपर मिला, जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए हैं उस टॉपिक के पहले क्वेश्चंस आप खत्म करो। उसके बाद आपका पूरा साल भर के नॉलेज में से अगर आपको 4-5 चैप्टर्स आते हैं तो वो क्वेश्चंस ट्राई करो और टोटल मार्क्स क्लियर करो कि आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं। नेगेटिव में मत जाइए, जितने पॉजिटिव है उतने में ही करिए। 40 मार्क आ रहे तो 40 से ही करिए, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन ही करिए। यानी 10 मॉडल पेपर भेजा है मैंने, यानी आपको पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेटिक एनर्जी, हीट ट्रांसफर 10 टाइम्स रिवीजन हो रहा है। और मेरे पास भी 10 पेपर से, अभी तो मैं 6th पेपर कर रहा हूँ, 7th 8th 9th 9th 10 पेपर्स अभी आ रहे हैं, 4 पेपर्स और बाकी है। पूरे पेपर फिर हम लोग लास्ट के दिन एक दिन करेंगे।
अभी तो ये 9th मॉक टेस्ट पेपर हो गया मेरा, अब ये हो गया 10th मॉक टेस्ट पेपर, ये 8th मॉक टेस्ट पेपर है, तो इसमें से भी अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं बेसिकली, एक कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, अपने जो हो गए से टॉपिक के क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े बहुत इसमें के क्वेश्चंस कर लेंगे। देन ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए अपन ने 6 में से करना है क्वेश्चन, 6th मॉडल पेपर्स में करना है, इसमें तो मैंने पूरा पेपर रखा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपने कुछ जो मॉडल पेपर्स दे रखा है उसमें से भी आप क्वेश्चंस करिए। उसके अलावा भी हम लोग फिर 10 क्वेश्चन पेपर्स और भी सेट बने हुए हैं, वो भी आप लोग को मेरे साथ करना है। ये 10 पेपर अपन पहले कंप्लीट कर लेंगे बिफोर ईद, ईद से पहले अपन ये 10 पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग 10 पेपर्स कंप्लीट कर लीजिए। ईद के बाद फिर हम लोग को 10 पेपर्स करना पड़ेगा, रोज एक एक पेपर के हिसाब से या दो पेपर के हिसाब से, जैसा टाइम मिले उस हिसाब से हम लोग कर लेते चलेंगे, ठीक है ना। फॉर्मलेस रिवीजन करते हैं रेगुलरली, आपको रोज व्हाट्सएप में मैडम भी आप लोग को रोज मोटिवेट कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट होते रहिए, ट्राई टू डू इट आउट, वर्क इट आउट, और थोड़ा बहुत फॉर्मलेस पे रिवीजन करते रहिए प्लीज, ठीक है। और बॉटनी जूलॉजी पे डोंट ट्राई टू लूज द मार्क्स इन द बॉटनी एंड जूलॉजी, जितना हो सका उतना अच्छा खासा रिवीजन कर लो आप लोग, Yes, sir. काफी दिख रहा है ऐसे वाले गेट्स, अभी तो गेट वाले क्वेश्चन तो आप आराम से ऐसे वाले आगे तो आप कर सकते हो बेसिकली। सर हाँ बेटा, एलन का क्वेश्चन पेपर टफ रह रहा था। नहीं ना देना, वो भी 10 क्वेश्चन पेपर कर लेंगे अपन, क्या करने का। अपने को करना क्या है, पहले बात बोलो, अपने को वही क्वेश्चंस करना है जो अपन टॉपिक पढ़े हैं, बाकी के क्वेश्चंस पढ़ोगे तो वो टफ ही लगेगा। अपने को पहले टारगेट कहाँ करना है, एक 80 से लेके 120 तक, 80 तो मैं करा रहा हूँ, और एक 40 मार्क के लिए आप लोग क्यों करना है क्या, 2 साल 1 साल पहला पूरा प्रोजेक्ट है, एक वेव्स का एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक चैप्टर है जो थियरी चैप्टर है, ग्रेविटेशन का एक चैप्टर है, इजंट इट, वर्क और एनर्जी का एक चैप्टर है, कौन सा भी 4 चैप्टर अपने तरफ से पढ़ने की कोशिश करिए। हमारे तो 30 दिन में पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तो नहीं कर सकता ना बेटा, अगर वैसे ही पढ़ाना रहता तो मैं आप लोग के पास उतना अमाउंट लेता भी नहीं था। अमाउंट लेने का रीजन यही था कि आप लोग रेगुलरली आएंगे, और एक बात है ना, जो अपन टारगेट बना के रखे ना 80 मार्क्स वो कंप्लीट करेंगे, खाली पढ़ाते जाने का होता तो मैं फ्री में ही पढ़ा लेता, ठीक है। एलन के भी यस सर। पेपर्स करेंगे बेटा अपन, 10 ये हो जाने के साथ ही अपन एलन के भी पेपर्स थोड़े बहुत करेंगे, तो अपना जो लेवल के जो क्वेश्चन है ना 80 मार्क्स से टारगेट रीच करने के टॉपिक्स, वो भी अपन एक बार रिविजन हो जाता पेपर से। अभी देखो ना, हम लोग एक पेपर कर रहे थे, देखो कितना कंफर्टेबली था कि पूरे सिर्फ फॉर्मूले याद है तो अपन कर सक रहे थे पेपर, पेपर 9 जब भी अभी करे, खाली फॉर्मूले बेस्ड के क्वेश्चन से बेसिक है क्या नहीं, थोड़ा फॉर्मूला बात याद आ गया तो आराम से करने वाले क्वेश्चन से, यानी 10 क्वेश्चन में आप तो 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही करके आ जाते सीधा सीधा, ठीक है ना। सर हाँ बेटा, 6th वाले का सेकंड ऑप्शन है, इसका 6th वाले। क्वेश्चन कहाँ पर है, द करेक्ट मैथमेटिकल ये कर सकते हैं ना आप लोग, गॉस लॉ इज Yes, sir. line integral of your E bar into your dA bar will be equal to charge enclosed by epsilon naught. सेकंड ऑप्शन। ये भी इंटेंसिटी का भी क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप लोग डायरेक्टली, आज और के 4-6 क्वेश्चन आप लोग अपने तरफ से भी कर सकते हो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा तो 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा डीके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हैं आप लोग। हिग्स बोसन के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। चल टेक केयर बेटा, बाय।